हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके साथ ही में हम इंटर जो स्टेट और सेंटर के रिलेशन है उनको देखेंगे, इंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इमरजेंसी क्यों लिया है मैम, हमारा तो डीपीएसपी रहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहता है, अभी अमेंडमेंट रहता है। देखो वीडियो तो मैं ऑलरेडी 26 को ही उसकी बना चुकी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या इशू आ रहा है टेक्निकल कि वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है। नाउ अब उसको बनाऊँ फिर इनको छोड़ूँ तो ये ऐसे ठीक नहीं होगा। मैं अभी पहले इसको दे रही हूँ, अगर वो वीडियो अपलोड हो जाती है देन गुड, नहीं तो मैं दोबारा उस पर फिर से वीडियो बनाऊँगी। खैर अभी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं क्योंकि फिर कंप्लीट भी करना है, 3-4 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारा सिलेबस हमारा रहता है तो कंप्लीट भी करना है। तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल अपने जो मैंने शेड्यूल बनाया हो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगी दोबारा वीडियो बनाने का इफ़ पॉसिबल, और फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर ऐसा नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम पे ही आप लोगों को वो वीडियो दे दूँ। बहुत अच्छी वीडियो बनी है और आई एम प्रिटी श्योर कि वो देखने के बाद आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डीपीएसपी समझने का जो नज़रिया है ना वो टोटली बदल जाएगा। बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। एग्ज़ाम्स और ओरिएंटेशन अगर मैं बोलूँ तो उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जर्नली भी हमें क्या समझना चाहिए पीवाईक्यूज़ के साथ में, तो वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। सो चलिए अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी आज हमें पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर इमरजेंसी क्या होती है, कोई ऐसी स्थिति जो ऑर्डिनरी नहीं है, यानी कि सामान्य नहीं है, एकदम से इमरजेंसी आपको आ गई है, कोई गंभीर समस्या हो गई है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के जीवन में भी हो सकती हैं और किसी देश पे भी हो सकती हैं। जब किसी देश पे होती हैं और ख़ासकर जब भारत पे होंगी तो वो किस प्रकार से होंगी, क्या उनका प्रोसीजर होगा, किन किन स्थितियों में किसी जो समय होगा, काल होगा, उसको एज अ इमरजेंसी माना जाएगा, किसके पास ये शक्ति होगी, कैसे वो इमरजेंसी आगे बढ़ सकेगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इमरजेंसी जो है वो एक्चुअली में हमारे संविधान के जो 25 पार्ट में बटा हुआ है उसमें से 18वें जो भाग है संविधान का उसमें पाई जाती है। इसमें मेनली आर्टिकल 352 से 360 तक ही हमें पढ़ना होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे कि थोड़ा सा 365 पे ऐसा है जो स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो वो भी एक बार हम देखते हुए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी जब पढ़ेंगे तो देख पाएंगे कि आर्टिकल 352 जो है वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। जब स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे, या फिर इसको ही प्रेसिडेंशियल रूल भी बोला जाता है, या फिर इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल देते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं वो तो हम समझेंगे। लेकिन ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है, तो मोस्टली हम इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 356 सबसे पहले, एंड इसी का एक भाग हमें 365 में भी इसके बारे में कुछ बातें बताते हुए मिलता है। तो वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरीके की इमरजेंसी है भारत के संविधान के अंदर। फाइनेंशियल यानी कि जो आर्थिक इमरजेंसी होती है अगर वो लग जाए तब क्या होगा। स्टेट यानी कि स्टेट के ऊपर इमरजेंसी लग रही है, प्रेसिडेंट का रूल जिसे बोलते हैं। और नेशनल यानी कि पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय स्तर है उसके ऊपर अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है तो वो कौन कौन सी स्थिति होंगी, कहाँ से हमने ये लिया है, ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। चलिए 3 तरीके की है, संविधान में पाई जाती हैं। आर्टिकल 352 से 360 तक मिलेंगी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी 356 और 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। समझ में आया, वेरी गुड। अब हम देखते हैं सोर्सेज क्या हैं। देखिए हम जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हर बार ये बताती हुई चल रही हूँ कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में आ रहा है, ये कहाँ से हमने लिया है संविधान में, कहाँ से, क्योंकि ऐसे सवाल पहले पूछे जा चुके हैं और ऐसे सवाल आगे भी आ सकते हैं। तो सोर्सेज हम याद रखेंगे। तो सोर्सेज हम एक तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका पहले ही जिक्र था। दूसरा हमने ये लिया है वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से। तो जर्मनी जब आप देखेंगे वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से भी हमने इसको उठाया। तो ये हमारे 2 सोर्स रहे हैं इमरजेंसी के प्रोविजंस के लिए। अब चलिए पहले नेशनल इमरजेंसी को समझते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने एक्चुअली में नेशनल इमरजेंसी नाम का कोई भी जो शब्द है वो इस्तेमाल किया ही नहीं है। ऐसा कोई उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं किया है जिसमें नेशनल इमरजेंसी हो, एनई हो। तो सबसे पहले तो याद रखना है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाई जा रही है लेकिन इसके लिए वहाँ पर कुछ और एक्सप्रेशन का, किसी और फ्रेज का इस्तेमाल किया है जिसको बोला जाता है
प्रोक्लेमेशन टू इमरजेंसी। तो ये याद रखना, अगर आप सवाल में पूछ लिया जाए क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल आ गया और नेशनल इमरजेंसी वर्ड रख दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आपसे पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल इमरजेंसी के शब्द को डिफाइन किया है, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी को कैसे बताता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। देन हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स कि आज तक कब तक हमारी इमरजेंसी लगी है। तो ऐसे देखिए तीनों इमरजेंसी अलग अलग बार, एक्चुअली दो ही लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है फॉर्चुनेटली आज तक हमने देखने को नहीं मिली है। तो उसमें से हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो अब तक 3 बार यहाँ पर लागू हो चुकी है और प्रेसिडेंट रूल तो 250 से ज़्यादा बार लागू हो चुका है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं 1962 में। यहाँ पर क्या हुआ था, चाइनीज़ अग्रेशन देखने को मिला था। चाइनीज़ अग्रेशन क्या कि हमारी सबसे पहले चाइना के साथ में जो इंडो चाइना वॉर भी जिसे बोलते हैं, और ये लगातार जनवरी तक कंटिन्यू रहता है। और कब तक जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये लगातार एक्चुअली के अंदर में 6 साल तक हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो जनवरी 1968, ओके, ठीक है। फिर हम दूसरा इसी का देखते हैं। तो 1968 में हम देख पाते हैं दिसंबर, ये यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इंडो पाक वॉर होता है जो कि 1971 में। अब 1972 में हम देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश बन रहा है, और क्योंकि बांग्लादेश का सपोर्ट इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ भी लड़ाई कर रहा है। तो ये वही समय है और ये चलती है 1975 तक, और ये चल ही रही थी। उसी के अंदर तीसरी जो यहाँ पर इमरजेंसी है उसको घोषित कर दिया जाता है उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि आगे 2 साल तक रहेगी। तो 1977 तक ये रहेगी। और यही सबसे कंट्रोवर्शियल जो नेशनल इमरजेंसी है वो भी हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है। देखिए इसके ग्राउंड्स है किन किन, और ये ग्राउंड्स एक्चुअली में संविधान में ही दिए गए हैं। तो पहले क्या होता था मैं बता देती हूँ, ठीक है। पहले एक्चुअली में, अभी क्या है, अब हम देखेंगे एक तो वॉर होता है, एक एक्सटर्नल अग्रेशन होता है। वॉर यानी कि किसी के साथ युद्ध हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन के युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो एक गुस्सा है एक्सटर्नली वो दिखाया जा रहा है और हमारे ऊपर, यानी आर्म्ड रिबेलियन टाइप ऑफ, लेकिन बाहर से, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी कि बाहर की वजह से वो लगी हुई है। जब यहाँ पर इंडिया में खुद ही आर्म रेबेलियन हो जाता है, लोग हथियार उठा लेते हैं स्टेट के प्रति, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरनल इमरजेंसी। तो ये भी लग सकती है, राइट। अब हम देखेंगे कि 44th अमेंडमेंट जो था 1978 में, जो कि मोरारजी देसाई जी करते हैं इंदिरा गांधी के तुरंत हटने के बाद में, तो उन्होंने पहले यहाँ पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ना, यहाँ पर आर्म रेबेलियन की जगह पे लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा दिया और उसको आर्म रेबेलियन में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि इससे क्या हुआ, एम्बिग्विटी जो थी वो खत्म होगी। पहले क्या था, एम्बिग्विटी क्या होती है, किसी चीज़ के अंदर पारदर्शिता थोड़ी सी कम है, समझने में थोड़ा मुश्किल है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो किसी भी कारण से हो सकती है, बट आर्म्ड रिबेलियन पे ही यहाँ पर इंटरनल इमरजेंसी जो है वो घोषित की जा सकती है। ये उन्होंने बनाया था, स्ट्रॉन्ग कर दिया एक तरीके से। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, आर्म रेबेलियन को चेंज किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न रिकमेंडेशन आई है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है उससे रिलेटेड एक तो 44वां अमेंडमेंट हुआ है, उससे पहले 38th अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, उसके बाद हुआ था 44वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 38th अमेंडमेंट जो 1975 में करवाया था वो भी कौन करवा रही थी, इंदिरा गांधी जी करवा रही थी। इन्होंने करवाया तो बोला कि जो नॉर्थ ईस्टर्न है पार्ट का, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो स्पेसिफिक पार्ट में भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए असम के अंदर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, या असम या किसी भी स्टेट में, कुछ भी, दिल्ली में ही मान लीजिए, तो पहले नेशनल इमरजेंसी लगती थी तो क्या लग रही है, पूरे के पूरे इंडिया पे लग रही है। सडनली जो सारी की सारी स्टेट्स हैं उनकी पावर कंप्लीटली किसके पास चली जा रही है, सेंटर के पास चली जा रही है। लेकिन इस अमेंडमेंट में बोला गया कि पंजाब में अगर कोई दिक्कत हो रही है, असम में कोई दिक्कत हो रही है, तो हम स्पेसिफिक पार्ट, केवल और केवल उसी भाग पर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसको तो चेंज नहीं किया गया, यानी कि आज भी ये है, ठीक है। फिर इसके बाद में 42nd अमेंडमेंट अगेन इंदिरा गांधी करती हैं और कहती हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो डिफरेंट प्रोक्लेमेशन भी कर सकते हैं। यानी कि पहले क्या था, एक ही बार क्या होगी, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अब दूसरी प्रोक्लेमेशन जो कि 1975 में ही की गई 1977 के साथ में, यानी एक ही साथ इमरजेंसी चल रही है, फिर से आपने इमरजेंसी लगा दी है, कारण दूसरा बता दिया, क्योंकि पहले का जो कारण था वो खत्म हो चुका है, जो इंडो पाक वॉर चल रहा था लगातार,
तो उसको अब इस स्थितियों में ऐसा फ़ायदा ना उठाया जाए, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और इसके अंदर रिटर्न रिकमेंडेशंस जो है कैबिनेट की तरफ से वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो जाता है कि देखिए पहले क्या था, एक तो ये समझ में आ गया यहाँ से कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वही क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी को घोषित करेंगे। और सिर्फ नेशनल ही नहीं, इमरजेंसी 3 प्रकार की है और तीनों की तीनों इमरजेंसी जो है उनको कौन यहाँ पर प्रोक्लेम करेगा, वो एक्चुअली में करेंगे प्रेसिडेंट ही। तो प्रेसिडेंट हमारे लिए काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि पहले इसको, लेकिन प्रेसिडेंट काम किस पे करते हैं, तो हमने आर्टिकल 72 भी देखा और आर्टिकल 78 भी देखा, और जिन दोनों में हमने समझा है कि एड एंड एडवाइस चाहिए। किसकी एडवाइस चाहिए? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं चाहिए, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट हम मानेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी छोड़ देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। इसको क्या करना है, इसको एक्चुअली में यहाँ पर रिकमेंड करना है और वही सारे कार्य प्रेसिडेंट करेंगे, बिकॉज ही इज ए नॉमिनल हेड, राइट। तो अब ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब ये चेंज करवाया था 42nd में, इन्होंने कैबिनेट को पूछा ही नहीं, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा, ना कैबिनेट से पूछा, पूछना तो दूर गया, अगले दिन उनको पता चलता है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए इन्होंने बोला कि देखिए रिटर्न रिकमेंडेशन आपको लेकर आनी पड़ेगी, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं। ये एक बदलाव लेकर आए। सेफगार्ड्स हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा बोलते हैं अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज विद इन 1 मंथ। पहले जो इसका समय होता था वो 2 महीने का था, कि 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज जो है, लोकसभा राज्यसभा, वो इसको पास करें। लेकिन इसको घटा दिया कि नहीं नहीं, एक ही महीने में अगर दोनों ने अप्रूव किया, और अप्रूव भी कैसे करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब हो गया, एक तो जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, मान लीजिए यहाँ पर 550 है, यहाँ पर ऊपर हम 252 देखेंगे, वो 2 हट गया तो 250 मान लो। तो एक तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे 171 जो होता है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, यानी कि 176 कुछ होना चाहिए। 550 की बात करें तो वहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि 183 जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होगा। दूसरी बात 2/3 जितने लोग प्रेजेंट हैं, यानी 300 लोग उस समय पे प्रेजेंट हैं हाउस में, तो उसमें से 200 + 1 यानी कि 2/3 + 1 की मेजोरिटी दोनों एक साथ होंगी, तभी ये पास हो पाएगा। तो पहले क्या था, सिंपल मेजोरिटी थी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से 50 + 1, 2/3 नहीं, हाफ। तो अगर 300 लोग बैठे हैं तो कितने लोगों को करना पड़ेगा, 150 लोगों को ही करना पड़ेगा, +1 चाहिए, तो बस हो जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हम देखते हैं 44th अमेंडमेंट में उसमें किए गए थे। खैर याद रखने के लिए इतना लंबा करके स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, अदरवाइज आपको जस्ट के पॉइंट प्रीलिम्स के लिए ऐसे याद करने, मेंस के स्पेसिफिक जब हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस हिसाब से भी देखेंगे कि क्या गलत था, क्यों गलत था, राइट। फिर हम देखते हैं कि वंस अप्रूव कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ। पहले क्या था कि लगातार चलती रहेगी, आपको अप्रूव नहीं करना, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर एक बार अप्रूव कर दिया है ना तो 6 महीने के लिए ही चलेगी। फिर दोबारा से आप उसको बोलेंगे कि अप्रूव करना है, फिर दोबारा से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि फिर वो अगले 6 महीने तक चलेगी। और ऐसे कर करके चला तो आप इनडेफिनेट टाइम तक चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में बंद कर दो, 2 में, लेकिन हर 6 महीने में आपको स्पेशल मेजोरिटी जो है वो दोनों के दोनों हाउसेज से करवानी ही पड़ेगी। एंड अगेन कितने टाइम में, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो फिर 30 दिन में जब पहली सीटिंग होगी उसके साथ साथ में उसको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो समझते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या है। अब देखो यही है रिटर्न रिकमेंडेशन। 44th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि अगर रेटिफाई जो करेंगे वो दोनों हाउसेस करेंगे, लोकसभा भी हाउस और राज्यसभा भी, और 1 महीने के अंदर उनको करना पड़ेगा और स्पेशल मेजोरिटी के साथ में करना पड़ेगा। ये भी 44th, ये भी 44th अमेंडमेंट बात कह रहा इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 30 days ऑफ द फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ ये कह रहे हैं कि ख़त्म अगर करना हो, रिवोकेशन अगर करना हो नेशनल इमरजेंसी का, तो वो कैसे होगा। नाउ अगर रिवोकेशन करना है तो देखिए ये भी हो सकता है 2 तरीके से। देखिए एक तो इसको लागू कौन कर रहा है, प्रोक्लेम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो क्या इसको प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं? यस, बिल्कुल हटा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में पार्लियामेंट भी तो अप्रूव करने वाला है ना, तो पार्लियामेंट प्रोक्लेम तो नहीं करेगा, यानी पार्लियामेंट इसको लागू तो नहीं कर सकता, लेकिन हटा सकता है। कैसे हटा सकता है वो अब हम समझेंगे।
प्रेसिडेंट देखिए विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट भी किसी भी समय पे जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर ठीक हो गया है चीज़ें, तो वो एक्चुअली में रिवोक कर सकते हैं। तो उनको पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन इसको चालू रखने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। येस, विद इन 1 मंथ में ही आपको अप्रूवल चाहिए, उसके बाद हर 6 महीने में आपको अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब इसको खत्म करना, सोचो ना इमरजेंसी की स्थिति है, तो उसको खत्म करना मुश्किल क्यों बनाना, उसको लागू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है कि ऐसे ही कोई बेनिफिट ना उठा ले इन चीज़ों का, राइट। तो प्रेसिडेंट बिना अप्रूवल के इसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैसे करेगी, पार्लियामेंट में सबसे पहली बात तो केवल और केवल लोकसभा जो है वो रेजोल्यूशन सबसे पहले लेकर आएंगे जो कि डिसअप्रूवमेंट मानेगा कि ये जो कंटिन्यूएशन चल रहा है उसको खत्म किया जाए। तो ये याद रखना है, यहाँ पर राज्यसभा का रोल नहीं होगा, लोकसभा को ही ये करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 1/10 जो लोकसभा के मेंबर होंगे उनको रिटर्न रिकमेंडेशन देना पड़ेगा स्पीकर को, और बोलना पड़ेगा कि 14 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, एक स्पेशल सिटिंग बुलानी है, जिसमें अगर ये कब होगा, जब लोकसभा मान लीजिए सेशन में नहीं है, तब इनमें से 1/10 जो मेंबर होंगे, 1/10 कितने होंगे हम देखेंगे 55 या फिर आप 56 लगा लीजिए, इनमें से कोई एक नंबर। तो इतने जो यहाँ पर एमपीज होंगे, जब वो लिख कर लिखित में देंगे, यहाँ पर एक जना लिख देगा, उसके नीचे ये साइन कर देंगे और स्पीकर को बोलेंगे कि आप एक स्पेशल सिटिंग बुलाओ, बेशक से सेशन नहीं चल रहा बट बुलाइए, और 14 दिनों के अंदर अंदर उनको बुलाना पड़ेगा और इसको ख़त्म किया जाएगा आज भी सिंपल मेजोरिटी से। याद वही रखना है कि फ़ायदा ना उठाए तो लागू करना मुश्किल है। पहले इंदिरा गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुकी हैं, लेकिन ख़त्म करना इसको आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या हो रहा है, यूनिटरी हो जा रहा है, उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्टेट की पावर कम हो रही है, लोगों के फंडामेंटल राइट कम हो रहे हैं, तो कोई क्यों चाहेगा जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है कि ऐसी चीज़ कंटिन्यू रहे, राइट। तो हम क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इसके अफेक्ट क्या क्या होते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लेजिस्लेटिव के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और फाइनेंशियल जो हमारा रिलेशन है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव इसका पड़ता है। एग्जीक्यूटिव में बात करें तो सेंटर जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देने के किसी भी स्टेट को किसी भी मैटर पर यहाँ पर इंटाइटलमेंट मिल जाता है। वैसे तो सेंटर किस किस पे दे सकता है, केवल यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दे सकता है कोई भी डायरेक्शन, अगर वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां पर प्रेसिडेंशियल जो इमरजेंसी है वो लग सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसलिए बोला जाता है ना उसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी मैटर हो, बेशक स्टेट लिस्ट में ही यहाँ पर क्यों ना लिखा गया हो। स्टेट लिस्ट हमने कहाँ देखी थी, 7th शेड्यूल में देखी थी। इसके अंदर हमने पाया था कि यहाँ पर तो 58 सब्जेक्ट्स हैं जो केवल और केवल स्टेट करते हैं। इसमें इरिगेशन भी आ जाता है, इसमें हेल्थ भी आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, पुलिस आ जाता है। तो इनके रिलेटेड भी एग्जीक्यूटिव कोई भी डायरेक्शन उनको दे सकता है और उनको उसी आधार पर काम करना पड़ेगा। देन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसमें कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के अंदर। तो कैसे आ जाती है, मतलब देखिए वो सस्पेंड नहीं करेंगे उसको, वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको रहने देंगे, लेकिन बोलेंगे कि अब आपके पास में जो भी काम आपको करना है एग्जीक्यूटिव का वो सारे के सारे पार्लियामेंट के पास रखती है, या फिर जो प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कैबिनेट है उनके पास में, वो जैसे बोलेंगे आपको वही करना है, ठीक है। अदरवाइज हमें पता है हमारे यहाँ पर क्या चलती है, ड्यूअल पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो इन टर्म्स को, तो वापस स्टार्टिंग से जाकर देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेडरल कैरेक्टर क्या होता है, ड्यूअल पॉलिटी क्या है, सब अभी तक समझाया है। लेजिस्लेटिव को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जो पार्लियामेंट है उसके पास एम्पावर यानी कि ये शक्ति मिल जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में जो स्टेट लिस्ट में लिखा हो उस पर कानून बना सकती है। तो ऑल्दो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ए स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड, बट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मैंशनड इन द स्टेट लिस्ट। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट बिकेम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेटिव। यानी कि अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए जो कानून बना दिए, इमरजेंसी में पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, चाहे तो पुलिस पे बना दे, स्टेट की पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 6 महीने के अंदर जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वैसे ही 6 महीने के अंदर जो कानून बनाया था यहाँ पर वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी भी स्टेट के सब्जेक्ट पे अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो। देखिए 2 तरीके से कानून बनता है।
पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो पार्लियामेंट हमें पता है एक हाउस में इंट्रोडक्शन होगा, मान लेते हैं लोकसभा में हुआ, वहाँ से पास होगा, डिपेंड करता है सिंपल मेजोरिटी का, ऑर्डिनरी बिल है या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। पास होकर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से फिर से वोटिंग होगी, पास होगा और लास्ट में जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो तब जाकर एक कानून बनेगा और वो होगा यहाँ पर लागू। लेकिन मान लीजिए अब हमारी पार्लियामेंट जो है उसको तो साल में 2 ही बार मिलना होता है, जो ऑब्लिगेटरी है, लेकिन फिर भी 3 सेशन हम देखते हैं। विंटर सेशन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, तो विंटर सेशन होता है। हम देखते हैं कि शुरुआत में आता है बजट सेशन, देन उसके बाद मॉनसून एंड देन विंटर। तो उनको मॉनसून एंड बजट के लिए तो मिलना है ही है, लेकिन विंटर के लिए कई बार मिले भी नहीं है। 2020 में भी नहीं मिले थे, उससे पहले भी नहीं मिले, 5-6 बार ऐसा हो चुका है। तो मिलना ज़रूरी नहीं है। तो सोचो अब ये कितने कितने दिन के होंगे, 3-3 महीने के आप इनको लगा लीजिए। तो ये क्या हो गया, जो बीच का टाइम है वो तो ऐसे ही रह गया, तो उसमें तो कोई नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें अगर इमरजेंसी है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई कानून बनाना ही है तो प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल वो क्या करेंगे, कोई भी ऑर्डिनेंस यहाँ पर लागू कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस अगर अप्रूव कर दी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो आगे चलती भी रहेगी। बाद में जब कभी सेशन बैठेगा, तब तक पार्लियामेंट नहीं बैठी है, तब तक वो एक कानून की तरह काम करेगी। तो वही बात है कि अगर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अगर नहीं, और पार्लियामेंट में क्या मतलब है, राज्यसभा तो कभी खत्म ही नहीं होती है, वो तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, तो राज्यसभा नहीं खत्म होगी। लेकिन राज्यसभा अकेली फिर पास भी तो नहीं कर सकती है ना किसी बिल को, तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, राइट। तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो। नाउ पार्लियामेंट कन्फर्म पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज अपॉन सेंटर और इट्स ऑफिसर एंड अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट टू मैटर आउटसाइड यूनियन। अगेन वही बात आ रही है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो किसी को भी पावर दे सकती है, किसी के ऊपर भी ड्यूटीज़ लगा सकती है, जो सेंटर या फिर जो उसके ऑफिसर हैं, अथॉरिटीज़ हैं उस मैटर में, जो आउटसाइड यूनियन लिस्ट के आते हैं उनके ऊपर कि ये काम आपको करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर, मतलब बेसिकली एक ही बात है कि स्टेट लिस्ट के कानून पे भी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ये जो है अपने नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कानून बना सकते हैं। यानी फेडरल कैरेक्टर जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सारी की सारी पावर अब किसके हाथ में आ गई है, सेंटर के हाथ में आ गई है। फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल में प्रेसिडेंट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। अब हमें पता है कि देखिए बहुत सारा, अब आगे एक्चुअली मैं आज आपको पढ़ाऊंगी भी कि स्टेट और जो सेंटर के रिलेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेट वो क्या होते हैं, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसका क्या काम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवाते हैं। तो बेसिक बात हम ये मानते हैं कि देखिए जितने पैसे अभी इकट्ठे होते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड में, तो उसमें से कुछ परसेंटेज आता है सभी स्टेट को, कुछ परसेंटेज रहता है स्टेट के पास में, सॉरी यूनियन के पास में, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, खासकर प्रेसिडेंट, क्योंकि वो किसकी एडवाइस पे काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल, तो वो कह रहे हैं कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है रेवेन्यूज का, किसको कितना देना है, वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रहने दे सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं जो फाइनेंस सेंटर की तरफ से स्टेट को जाना था। अब ये जो मॉडिफिकेशन होंगी ये एंड तक चलती रहेंगी। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब हम देखते हैं, जब वो खत्म होना है, मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, उस समय पे हमने ये लगा दिया। अब ये लगा दिया तो इसमें क्या हो रहा है, अब ये जो इमरजेंसी लगी हुई है ना, वो साल मान लीजिए लगाया था 2021 की जनवरी में, अब ये खत्म हो जाती है 2026 में, सॉरी 2021 के ही 6th मंथ जो था उसमें खत्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद इसको पार्लियामेंट में परमिशन नहीं मिली। लेकिन जो ये वाला मॉडिफिकेशन किए गए हैं ना फाइनेंशियल मैटर में, वो दिसंबर 2021 तक चलते रहेंगे, एंड ऑफ द ईयर तक चलते रहेंगे, ये याद रखना है। एवरी सच ऑर्डर हैज़ टू बी लीड बिफोर बोथ द हाउसेज। बाद में क्या करना है, अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो दोनों हाउसेज को बोलो, दोनों पास करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नाउ अब हम देखेंगे कि लोकसभा के ऊपर और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी लाइफ पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए लोकसभा पे देखेंगे तो एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। अगेन यही है कि एक्सटेंड हो सकता है नॉर्मल टर्म से, 5 साल लोकसभा का हमें पता है, अगर उससे ज़्यादा भी हो तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन वो क्या होगा कि एक तो आपको 6 महीने परमिशन देनी पड़ेगी और दूसरा ये एक बार में एक ही साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन आप चाहे तो इसको चाहे 25 साल एक्सटेंड कर लो, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है
क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना, तो वो नहीं मिल पाती है, इतना आसान नहीं होता है, बट ऐसा पॉसिबल है बेसिकली। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हो, खुद ही सोचो ना, 5 साल अब आप इमरजेंसी वैसे लगी हो, इमरजेंसी में इलेक्शन करवाते घूमोगे, लोगों से वोट करवाओगे, इमरजेंसी लगी है तो हमने कारण देखे ना, युद्ध चल रहा है, एक्सटर्नल रेबेलियन हम देख रहे हैं, आर्म रेबेलियन देख रहे हैं, तो ये तो एकदम से अलग स्थिति होगी ना, तो उसमें तो आप ऑब्वियसली इलेक्शन करवा ही नहीं सकते हो। तो लॉजिकली भी अगर आप पढ़ोगे तो पॉलिटी इज़ अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, बहुत आसानी से चीज़ें हमें जो है वो याद होती जाएंगी। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो है वो अपनी नॉर्मल टेन्योर को कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है कोई एक स्टेट लेजिस्लेचर को एनी लेंथ ऑफ टाइम, 1 साल में एक ही बार हो सकता है, ठीक है। एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। तो स्टेट लेजिस्लेचर की भी जिसको बढ़ाया था उनका भी अगर मान लीजिए इमरजेंसी ख़त्म होती है 2025 की जनवरी में, अभी जनवरी चल रही है, और हम देखते हैं कि ये फिर 2025 के अगस्त के बाद में नहीं हो सकता, उसके बाद में फिर आपको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, तो 6 महीने का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। नाउ अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 358 एंड 359 का इम्पैक्ट क्या होता है फंडामेंटल राइट में, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर स्टेट की पावर कम हो रही है, साथ में इंडिविजुअल जो फंडामेंटल राइट है उनके ऊपर भी क्या लग रहा है, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, उनको भी उनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं 358 और 359, 358 एज वेल एज 359। 358 क्या बोल रहा है, 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को। तो केवल और केवल किसको कर रहा है, एक आर्टिकल है 358 और ये सस्पेंड कर रहा है 19 को, ठीक है। तो ये 19 को कैसे कर रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए 19 में होती है, हमें पता है 6 चीज़ें, क्या क्या 6 चीज़ें, चलो समझते हैं। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। दूसरा हम देखेंगे असेंबली को, आप असेंबल कर सकते हो, मिल सकते हो। तीसरा हम देखेंगे एसोसिएशन को, आप कोऑपरेशन एसोसिएशंस वगैरह बना सकते हो। देन आपको मूवमेंट, घूमने की आज़ादी है इंडिया में कहीं पे भी। देन आपको रेसिडेंट, रहने की आज़ादी है कहीं पे भी, फंडामेंटल राइट पढ़े थे याद है ना। एंड देन आपको प्रोफेशन, आप जो चाहें वो काम यहाँ पर कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 358 बोलता है कि ये 6 के 6 अधिकार उस समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। अब आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप ना कोई स्पीच दे सकते हो, हाँ अगर एक्सटर्नल लेवल पे लगी हुई है देन यू कैन मे बी, बट इंटरनल अगर लगी हुई है तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। असेंबल नहीं कर सकते हो, एसोसिएशन नहीं बना सकते, मूवमेंट आपकी रेसिस्ट कर दी जा सकती है कि नहीं आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये केवल और केवल एक ही फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट कर रहा है जो कि है आर्टिकल 19, और ये ऑपरेट ओनली इन एक्सटर्नल इमरजेंसीज, केवल और केवल ऑपरेट हो सकता है तो किसमें, एक्सटर्नल इमरजेंसी में हो सकता है, और एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री पे ही ये लग जाता है। नाउ अब ये देखिए क्यों लगता है पूरी कंट्री पे, देखो जब हमने देखा था कि 38th जो अमेंडमेंट होता है वो कहता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो कहाँ पे लगेगी, वो एक्चुअली के अंदर में हम देखेंगे कि एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में भी लग सकती है, लेकिन उससे पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बोल रहा था, वो तो कह रहा था नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट इंडिया लगेगी। सो इसीलिए एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है आर्टिकल 358 में, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम देखते हैं आर्टिकल 359 को, अब ये कहता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिक्वायर फॉर फंडामेंटल सस्पेंशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके जो फंडामेंटल राइट होंगे वो अदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, नहीं नहीं, उनको सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है, सस्पेंड होने के लिए। तो इसको बोला जाता है रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, PO, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट विच कैन बी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन और ए शॉर्टर पीरियड। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट जो है वो 1 साल के लिए बंद हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने के लिए, इमरजेंसी चल रही हो 3 साल, तो वो शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑल फंडामेंटल एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये भी कौन है, 44th अमेंडमेंट में हमें पता चला था। 20 के मतलब यही होता है कि आप किसी को अपने खिलाफ गवाही देने को मंजूर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ मैंने क्राइम किया है और आप उसको वैलिड मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कन्वेंशन की जो है वो इसमें आ जाती है। आर्टिकल 21 तो फिर राइट टू लाइफ की बातें कर रहा है कि जीने का अधिकारी हो गया तो आप उसको भी नहीं छीन सकते हो, तो ये सस्पेंड नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो, राइट।
इसके बाद में ऑपरेशन रहता है बोथ इमरजेंसीज के अंदर में, तो ये क्या रहेंगे, बोथ टाइप ऑफ इमरजेंसी। वही हो गया ना कि आपकी जो नेशनल इमरजेंसी लग रही है उसमें भी ये लगेगा, और जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है उसमें भी ये लगेगा, यानी कि स्टेट इमरजेंसी के अंदर भी या तो एक पार्ट पे लगा सकते हैं या एंटायर कंट्री पे भी इसको लगाया जा सकता है। और जो आपकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये फंडामेंटल राइट तो इसमें सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, बट जो फंडामेंटल राइट नंबर 32 है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसके अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट टूटा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट तो रहेंगे बट उनको आप क्या नहीं कर सकते हो, अभी इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। दूसरी बात ये भी होती है कि इमरजेंसी में जो अब घटनाएं हो चुकी हैं, बाद में आप जाकर ये नहीं बोल सकते कोर्ट में कि हमारे साथ में ये किया गया था या टूटा गया था, वो बाद में भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब ये बंदी हो रही है तो ये फिर लागू हो ही नहीं रही है। अब हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि क्या जुडिशरी का क्या क्या इसमें इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले पूछता है 38th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि देखिए जब नेशनल इमरजेंसी बनती है ना तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। इम्यून का क्या मतलब होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस बात की जांच कर सके, रिव्यू कर सके कि इमरजेंसी जो है वो ठीक ग्राउंड पे लगी या नहीं लगी है। इंदिरा गांधी 38th अमेंडमेंट लाती हैं और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में लाया जाता है मोरारजी देसाई के बाद में, और कहते हैं कि नहीं ये जो प्रोविजन है इसको डिलीट ही कर देते हैं कि जुडिशियल रिव्यू तो रहना ही चाहिए। फिर आता है मिनेर्वा मिल्स केस, क्योंकि अभी तक हम देखेंगे कि यहाँ पर वैसे 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका था लेकिन जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया गया था। अब यहाँ पर बताएगा मिनर्वा मिल जो 1980 में होता है, वो कहता है प्रोक्लेमेशन कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड और डिक्लेरेशन ऑफ अपसर्ड फैक्ट, यानी कि या तो आपकी मालाफाइड नियत में खराबी हो या फिर आपने अपसर्ड फैक्ट ऐसे फैक्ट दिए हैं जो कि एक्चुअली में ऐसे तथ्य दे रहे हो जो कि कोई सेंस ही नहीं बना रहे, अपसर्ड है यानी हंसने के पात्र टाइप के हैं। तो अपसर्ड आप बेफालतू की चीज़ों पर अगर करोगे तो इन ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब हम समझेंगे स्टेट इमरजेंसी को, जो कि इसी का दूसरा भाग है। स्टेट इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंशियल रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल इस सिचुएशन में नहीं करता। पहले वहाँ पे क्या नहीं कर रहा था, नेशनल इमरजेंसी का नहीं कर रहा था, मतलब नेशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। यहाँ पर इमरजेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है तो क्या होता है, चलिए समझेंगे। देखिए ये हमने देख लिया कि इमरजेंसी का इस सिचुएशन में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जून 1951 में सबसे पहले जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि लगती है पंजाब के अंदर, और गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस कर देती है क्लियर मेजोरिटी होने के बाद में भी असेंबली के अंदर में। तो ये क्या था कि पंजाब गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, हालांकि उनके पास क्लियर मेजोरिटी थी असेंबली के अंदर कि नहीं हम ये नहीं चाहते, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं चाहते, स्टिल गवर्नमेंट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। मेजोरिटी क्लियर होने का मतलब ये भी होता है कि ना भी चाहो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो। अभी तक ये 356 जो आर्टिकल है वो 120 बार से ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और सबसे कंट्रोवर्शियल ये बन गया है। इसको एक्चुअली में बहुत नामों से जाना जाता है, पता है। कुछ लोगों ने तो बोला है कि ऐसा सोचा गया था जब इसको बनाया गया था कि इसको एज अ डेड वेपन की तरह इस्तेमाल करना, यानी कि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी में इसका इस्तेमाल होगा। और अब इसी को इसके खिलाफ बोले जाते हैं कि BR अम्बेडकर जी जो हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन ये आर्टिकल है 365 ये अभी तक अच्छी भली बात ही स्टिल अलाइव है। तो ऐसे ऐसी जो पॉलिटिकल, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हैं, तो वो बोलते हैं इस तरीके की बातें। और क्योंकि ऐसा बोला गया था, BR अम्बेडकर भी जब बना रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ का इसके मिसयूज़ होगा, बट इसका होना भी ज़रूरी है। तो और मिसयूज़ ना करे तो वो अच्छी बात है। बिकॉज आप खुद ही सोचिए ना, प्रेसिडेंट इतना एक एस्टीम आपको जगह दी जा रही है और फिर सोचने का खैर वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है तो उनके तो नाम से ही चल रहा है। एनीवे आर्टिकल 356 के बारे में देखें तो ये जो होता है ये दो तरीके से हो सकती है। पहले तो कैसे कि गवर्नर आपको एक रिपोर्ट दे, किसको रिपोर्ट देंगे, प्रेसिडेंट को। फिर से याद रखिएगा कौन इम्प्लाई कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। या फिर प्रेसिडेंट को खुद ही लगे, उनको रिपोर्ट मिले भी ना, उनको लगे कि गवर्नमेंट जो है किसी स्टेट की वो एक्चुअली में जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं चल पा रही है। और इसी समय पे आर्टिकल 356 जो होगा वो पावर्स दे देता है यूनियन को कि वो 355 जो है उसको इफेक्टिव कर दे। अब आर्टिकल इसमें 365 भी होता है। इसमें क्या है, जब एक स्टेट जो हो जाती है, अगर वो मान लीजिए यहाँ पर यूनियन ने कोई डायरेक्शन दी है, यूनियन ने डायरेक्शन किस हिसाब से दिया, उनके पास में डायरेक्शन देने की शक्ति है स्टेट लिस्ट को छोड़ के, ठीक है।
स्टेट लिस्ट पे वो डायरेक्शन नहीं देंगे, कॉन्करेंट पे दे सकते हो, और ये इन्होंने मान ही नहीं है। अब जब ये नहीं मान रहे तो संविधान में लिखा हुआ है कि यूनियन के पास में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो दे सकता है डायरेक्शन, और आर्टिकल 365 बोल रहा है। अगर ये भी कट जाता है, ऐसा नहीं होता है, तो इसके ग्राउंड पे भी जो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी नहीं, स्टेट इमरजेंसी आएगा, स्टेट इमरजेंसी जो है उसको घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल पहले इस पे नहीं था, लेकिन बाद में फिर इसको इंटरप्रेटेड इसी तरीके से कर लिया गया है। डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। नाउ पार्लियामेंट में अप्रूवल कैसे होगा? अब ये जो इमरजेंसीज है स्टेट एज वेल एज फाइनेंशियल, इनको अप्रूव करने के लिए अगेन इमरजेंसी फाइनेंशियल को छोड़ के इसको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसको 2 महीनों में अप्रूव कर देना है। ऐसे ही फाइनेंशियल को भी 2 महीनों में कर देना है। नेशनल भी पहले 2 महीनों में अप्रूव करनी थी, लेकिन उसको घटा दिया गया 44th अमेंडमेंट में, ताकि थोड़ा रिजिड हो सके मामला, और उसको 1 महीना कर दिया था। तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 months डेट ऑफ इस इशू। इफ लोकसभा इज डिजोल्व, मान लीजिए डिजोल्व है, खत्म है, द प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 30 days ऑफ द फर्स्ट सिटिंग। यानी कि अगर डिजोल्व है तो, अब डिजोल्व है तो दोबारा बनेगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद में जो प्रोक्लेमेशन ये लगी भी हुई है ना, तो उसको पहले 30 दिन के अंदर अंदर, जो पहली सीटिंग हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। और हाँ, इसके मिड में राज्यसभा ने ऑलरेडी अप्रूव कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब राज्यसभा की भी वेट करेंगे, ऑब्वियसली नॉट। मैक्सिमम पीरियड ये है कि देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए आपको अप्रूवल नहीं चाहिए है बार बार पार्लियामेंट का, 6-6 महीने का नहीं चाहिए, इसको भी चाहिएगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी कभी के लिए भी लग सकती है, चाहे तो 50 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, 5 लगा लो, 4 लगा लो, कितना भी लगा लो। बट अगर प्रेसिडेंट रूल है ना, तो पहले इसके ऊपर इतना मैंडेटरी नहीं था कि आपके कोई मैक्सिमम पीरियड हो। बट फिर देखा कि बहुत सारे स्टेट, बेसिकली बिहार वगैरह की जो स्टेट है, उसमें बार बार मिसयूज़ करने लगे इन सारी चीज़ों का, तो फिर इस पर एक मैक्सिमम पीरियड लगा दिया गया 3 साल का। ठीक है, तो 3 years हम इसको देख पाएंगे ना। अब हम देखेंगे कि इसके अफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। क्या क्या आती है? एक तो उनके जो स्टेट के गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, वो सारी की सारी शक्ति उनके पास आ गई। दूसरा, वो स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको, उसकी भी पूरी की पूरी पावर जो होती है उसको पार्लियामेंट को दे देते हैं कि अब कानून जो होंगे स्टेट के ऊपर वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। तीसरा, जो सस्पेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, वो उसको भी खत्म कर देते हैं। नाउ अदर इफेक्ट क्या होते हैं? एक तो वो स्टेट की अगर चाहे तो डिसमिस कर सकते हैं। डिसमिस किसको कर सकते हैं? जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उनको चाहे तो बिल्कुल हटा सकते हैं, दोबारा इलेक्शन होगा। गवर्नर कैरीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको वो पूरा का पूरा संभालेंगे। स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे। मोस्टली सस्पेंड किया जाता है, बट डिसॉल्व भी किया जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट, जो पैसा वगैरह जाना चाहिए था अभी स्टेट के पास में, उसको रोका जा सकता है या बिल्कुल ही हटा दिया जा सकता है, अभी फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो हट जाएगा। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कमिटीज़ की अलग अलग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तोड़ेंगे कैसे इसको, वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो देखिए, प्रेसिडेंट का रूल है, प्रेसिडेंट चाहे जिस समय में भी इसको रिवोक कर सकता है। प्रोक्लेमेशन लाने के लिए उनको एक और अलग से बोलना है, और उसके बाद में उनको इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर इसको ख़त्म करना है तो। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कमीशन, क्या क्या ऐसी कमीशन बनाई है। मैं बताया ना कि बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया है आर्टिकल, बार बार इसके ऊपर सवाल उठते जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी है, कमीशंस बने हैं। तो उसमें से अलग अलग कमीशन में से पहला कमीशन बनाया जाता है सरकारिया कमीशन। अब मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, देखो बहुत सारे कमीशन आएंगे। धार कमीशन आएगा, फजल अली, वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। मंडल कमीशन आएगा, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। सरकारिया कमीशन है तो ये किस चीज़ में बात कर रहा है? ये कर रहा है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। तो सरकारिया यानी कि मतलब सरकारिया, वो उनका सरनेम है, ऑल्दो ये एक रिटायर्ड जज थे, लेकिन सरकार से काफ़ी प्रोनाउंस होता, मिलता जुलता सा है ना, तो सरकार के रिलेटेड है। तो जो सेंटर सरकार है और जो क्षेत्र में यानी कि रीजनल जो स्टेट होती है वो सरकार है, उनके रिश्ते के बारे में। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, मतलब इजी हो जाता है याद करना। तो ऐसे याद करिएगा। सबसे पहले आता है, बात करेगा कि आर्टिकल 356 जो होना चाहिए ना, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए था, और इसको बहुत रेयर टू रेयर इस्तेमाल करना चाहिए। एनी इम्पोजिशन शुड बी अकॉम्पेनाइड विद रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। अभी क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट को अगर खुद भी लगता है, अगर रिपोर्ट नहीं भी दी है गवर्नर ने तो भी वो लगा देते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी आप कर सकते हो। नो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली टिल रेटिफाइड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक रेटिफाई नहीं किया जाता है। और यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट लिख दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, पार्लियामेंट आना चाहिए, ये गलत है।
जब तक पार्लियामेंट ना बोले भी क्या, मतलब जब तक पार्लियामेंट में वो चीज़ अप्रूव ना हो पाए। पार्लियामेंट में तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सेंटर होगा, वहाँ पे तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि सेंटर तो होता ही है, गवर्नमेंट तो होती है, प्रेसिडेंट तो काम किसके कहने पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपोजिशन भी होता है, तो वो चाहे तो इसको रोक सकते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद आता है नेशनल कमीशन, इसके एक्चुअली लॉ कमीशन भी आया है जो कि बोलता है कि बेटर सिचुएशन ये होनी चाहिए कि 355 का यूज़ कर लो इम्पोजिशन ऑफ 356 के लिए। तो वो बात वही यहीं पे बोल रहा है कि गवर्नर की रिपोर्ट के अनुसार जो 365 का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंटर कोई डायरेक्शन दे स्टेट को और वो ना माने तो उसको भी जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए। फिर पंची कमीशन को हम देख पाते हैं, उससे पहले देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2002 में ये आता है रिव्यू करने के लिए। इसमें ये बोलता है कि देखो एक तो सबसे पहले वार्निंग होनी चाहिए। वार्निंग क्या होनी चाहिए कि एक अगर कोई स्टेट है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, तो एक बार उनको पहले थोड़ी वार्निंग दे दो ना कि देखो अगर तुमने अभी नहीं सुधरे, अभी काम नहीं किया तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अभी तो कोई वार्निंग नहीं होती, डायरेक्टली लगा देते हो, तो ये थोड़ा सा होना चाहिए। बिफोर टेकिंग एक्शन एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार स्टेट से पूछ भी लो कि वाई दे आर डूइंग दिस। नो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली टिल प्रोक्लेमेशन इज रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, तब तक आप डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक जो ये प्रेसिडेंट रूल लगा है और ये अप्रूव नहीं हो जाता है पार्लियामेंट से, तो तब तक नहीं हो जाना चाहिए। दूसरा, जो गवर्नर की रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दो मीडिया में कि गवर्नर क्यों बोल रहा है ऐसा पूरी की पूरी को, तो ये एक तरीके से लोगों को भी पता चल जाएगा। दूसरा बोल रहा है सेफगार्ड्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर्टिकल 352 शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 356, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसको सेफगार्ड, उससे बचने के लिए जो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए आर्टिकल 356 में भी, कि कैसे आप, जैसे यहाँ पर बताया गया ना कि इन्हीं कारणों पे लगेगा, तो थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं लिखा है वो बताना चाहिए उस चीज़ के बारे में। पंची कमीशन देखते हैं तो इन्होंने, देखो ये क्या बोल रही हैं वो इतना ज़रूरी नहीं है, पीटी में इतना इंपॉर्टेंटली नहीं आएगा इन्होंने क्या बोला, याद रहेगा बहुत अच्छा, लेकिन कौन कौन से बोल रहे हैं इस मुद्दे पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ज़्यादा याद रखना है। तो पंची कमीशन आता है, बोलता है लोकलाइज्ड इमरजेंसी, कहते हैं कि इम्पोजिशन जो होना चाहिए वो लोकलाइज इमरजेंसी का होना चाहिए, स्टेट भी थोड़ा सा काम करे। दूसरी बात ये कि ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा ना हो, कि अगर इतना टाइम क्यों चाहिए आपको, क्योंकि ये तो सीधा सीधा मतलब बेसिकली स्टेट पे लगा रहे हो ना, 3 महीने से ज़्यादा क्यों लगा रहे हो, उस चीज़ को ठीक कर लो, अपने घर में ही तो करना है। अमेंडमेंट गाइडलाइन इन SR बोमाई केस 1994, SR बोमाई केस अगेन इन्हीं सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करेगा और काफ़ी सारी रिकमेंडेशन भी यहाँ से उठकर हम देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू की बात कर लेते हैं तो पहले के अबू वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 1965 में ये एक केस होता है। ये फर्स्ट केस था जो आर्टिकल 365 से यहाँ पर डील करने के लिए हुआ था, जो कि केरला हाई कोर्ट में हुआ था। और इसमें क्या था कि देखिए केरला में जब ये लगने वाली थी ना 1965 उसमें 5 में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इसको बनाया गया प्रोक्लेमेशन को, उसी को इन्होंने क्या कर दिया कि केरला हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन मार्क कर दिया कि ये सही में किया गया या नहीं किया गया। तो कोर्ट ने काफ़ी लंबा टाइम लिया और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसमें सपोर्ट कर दिया था। फिर एक और केस होता है 1977 में, अब ये किसके साथ होता है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 में। तो ये हो तो अब क्योंकि स्टेट के बीच में और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए ये जो कोर्ट है ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड ग्राउंड पे बोलने की बात करता है कि हाँ कि जैसे मालाफाइड मैंने बताया था ना कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, ज़्यादातर तो वो SR बोमाई केस में ही निकल के आएंगे। लेकिन उससे पहले एक तो जो प्रेसिडेंट का जो भी एक्शन होगा उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, उनका कोई मालाफाइड अगर केस होता भी है या इररेलेवेंट ग्राउंड होते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हीं केसेस में ये जो है नहीं हो पाएगा। फिर होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो कि है SR बोमाई केस के नाम से 1994 में ये होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते हो, आप में इतना दम ही नहीं है। तो पहली बात तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कोर्ट पे जब मटेरियल को वो एग्जामिन कर रहे होंगे कि किस मटेरियल किस कारण से, किसी ना किसी कारण से तो आपको लगाना पड़ रहा है, तो जो मटेरियल है किस बेसिस पे आपने प्रेसिडेंट जो है वो खुद में सेटिस्फेक्शन हुए, संतुष्ट हुए कि हाँ इमरजेंसी की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है, वो जज देख सकता है, कोर्ट देख सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है।
दूसरा ये बोलते हैं कि प्रोक्लेमेशन जो होती है वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। हम तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों के दोनों। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से समझ में आती है, क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में भी शक्ति है और हाई कोर्ट के पास में भी शक्ति है। प्रेसिडेंट रूल की जो प्रोक्लेमेशन है, अगर वो इररेलीवेंट है या फिर एक्स्ट्रानेसियस ग्राउंड्स के ऊपर बनाई गई है या मालाफाइड है, उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, बेशक वो प्रेसिडेंट ने ही क्यों ना लगाई हो। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हमें सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। फिर ये कह रही है कि जो पावर है आर्टिकल 365 की, वो कंडीशनड है एंड एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कंडीशन का वही मतलब हो गया ना कि अगर ये स्थिति सच में हुई है तो आप एक हद तक ही जाकर उस पर काम कर सकते हो। एब्सोल्यूट नहीं है कि आप पूरा के पूरे स्टेट में मतलब अनलिमिटेड टाइम तक इसको चलाते ही रहोगे, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है सेंटर शुड इशू अ वार्निंग नोटिस। पहली बात तो जो स्टेट उनको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है तो उनको पहले एक वार्निंग जो है वो देनी पड़ेगी, और ये हमने देखा था, ये पहले भी बताया गया था, राइट। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें भी कि आप पहले एक वार्निंग नोटिस दो, उसके बाद ये करना। वंस द प्रोक्लेमेशन इज इशूड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू गो, उनको जाना ही पड़ेगा। दो गवर्नमेंट एक साथ काम नहीं कर सकती है कि स्टेट में गवर्नमेंट वो भी काम कर रही है और यहाँ पर ये भी काम कर रही है, वो नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट फिर या तो सस्पेंड हो जाएगी या फिर अगर वो चाहे तो डिसॉल्व भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन डिसॉल्व होने के पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रोक्लेमेशन की बात हो रही है कि रेटिफिकेशन चाहिए पहले पार्लियामेंट से। अब ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब ना ये कहीं पे लिखा हुआ है, ना ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो मैं बताने वाली हूँ, ना हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, कोई किसी आर्टिकल में भी नहीं है, पहले लगा भी नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देखो अगर मान लो सेक्युलरिज्म अपना नहीं रही है स्टेट, तो क्योंकि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके आधार पे भी प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 में लग सकता है। तो लायबल टू बी डिसमिस्ड एज पर आर्टिकल 365 कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी ये आधार है जिन पे ये लगेगा, तो ये सेक्युलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, किसी आर्टिकल में नहीं दिया है। फिर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल 356 के अनुसार, तो आप देखेंगे कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है तो किस केस में बोला है? एसआर बोमाई केस, जो कि हुआ है 1994 में। अब लास्टली मुझे जो याद आ रहा है इसमें एक और चीज़ थी जो कि थी कोर्ट कैन प्रोवाइड रेमेडी। तो ये भी है कि गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करने के लिए अगर उनको लगता है कि मालाफाइड ग्राउंड वगैरह पे गवर्नमेंट जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है जस्ट अपने जो मतभेद वगैरह होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो वो उसको इस तरीके से कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। नाउ रामेश्वर प्रसाद एंड ऑर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में फिर से एक केस होता है। अब इसमें ये बोलते हैं कि देखिए अगर सोशल इविल्स लाइक जैसे डिफेक्शन वगैरह कर रहे हैं तो भी आर्टिकल 356 जो है उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। मतलब कि अब इसका रीज़न क्या है? देखो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है ना उसके लिए, तो आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, दूसरे तरीके से आप उसको गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हो। उसके लिए आपको बार बार प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी मिलती है आर्टिकल 361 में, डज नॉट टेक अवे पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ द एक्शन। तो आपने अगर ऐसा कुछ कर भी दिया है तो कोर्ट के पास में पूरी यहाँ पर क्या है, शक्ति है कि आपने क्यों किया है, किस ग्राउंड पे किया है, उसको एग्जामिन कर ले। जुडिशियल रिव्यू फिर से वो एक बार अपने आप को बता देते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि केसेस जो है वो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल 356 आउटलाइन करता है एसआर बोमाई केस में। तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड के में हमने देखा, ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ से केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ जो है आर्टिकल 356 में ये बता रहा है, कह रहा प्रॉपर यूज़ कि कब आपको लगाना है। इम्प्रॉपर यानी कि आपने लगा दिया तो ये ठीक नहीं है, ये हटा दिए जाएंगे। प्रॉपर का क्या मतलब है? मान लीजिए हंग असेंबली हो गया। हंग असेंबली का क्या मतलब है कि जहाँ पर कोई भी पार्टी मेजोरिटी लेकर आ ही नहीं पा रही है, सरकार ही नहीं बन पा रही है, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल लगाइए, दोबारा इलेक्शन कराना होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि पार्टी के पास में मेजोरिटी तो थी असेंबली में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई मिनिस्ट्री बनानी ही नहीं है। तो अगर वो मिनिस्ट्री नहीं बना रहे हैं तो प्रेसिडेंट या गवर्नर इनमें से दोनों के दोनों जो है, अगर वो कोएलिशन की मिनिस्ट्री भी नहीं बनवा पा रहे हैं तो अब क्या होगा? फिर से प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट रूल लगेगा, फिर से इलेक्शन हो पाएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो सेंटर के द्वारा दी गई थी और उसको डिसरिगार्डेड कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगेन यू कैन अप्लाई, और यही क्या है, आर्टिकल 365 है। नाउ इंटरनल सबवर्जन, अब ऐसा हो जाता है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली जानबूझ के ऐसे एक्शन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो चले जाते हैं, या जो कानून है उसको वो वायलेट कर रहा है रिवोल्ट की तरीके से, तो उस समय पे भी अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो आराम से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। नाउ फिजिकल ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पर ये है कि वेयर द गवर्नमेंट विलफुली, मतलब अपनी पूरी इच्छा से रिफ्यूज कर दे डिस्चार्ज करना उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसको जो मानना ही चाहिए संविधान के अनुसार में, और वो जो सिक्योरिटी है स्टेट की उसको इंडेंजर कर रहा हो, तो भी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो रूल है वो लग सकता है। आर्टिकल 356 आराम से लगेगा। इम्प्रॉपर यूज़ क्या है? जो पहले किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को आधार में रखते हुए बोला है कि इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, अदरवाइज लपेटे जाओगे। खैर दिस वाज अ फनी थिंग, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट का बोलना है, जुडिशियल रिव्यू होगा, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा अगर इनमें से किसी भी कारण का आपने इस्तेमाल किया तो। ना ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री रिजाइंस और इज डिसमिस्ड ऑन लूजिंग मेजोरिटी। आप ऐसे टाइम पे नहीं लगाओगे वो, मतलब ठीक है अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री आप पहले ढूंढेंगे। वे एक मिनिस्ट्री जब रिजाइन कर देती है या डिसमिस हो जाती है, उसकी मेजोरिटी सपोर्ट खत्म हो जाता है, तो अगर आपने ये चीज़ नहीं सोची है कि एक अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको क्या होगा, इम्प्रॉपर यूज़ आपने किया है, क्योंकि आपने बिना अच्छा और कंप्लीट मौका दिए हुए उसका इस्तेमाल कर लिया। सेकंड बोल रहा है नॉट अलाउिंग द मिनिस्ट्री टू प्रूव इट्स मेजोरिटी, वही बात हो गई है। रूलिंग पार्टी एंजॉइंग मेजोरिटी सफर्ड ए मैसिव डिफेट। एक रूलिंग पार्टी थी, उनको मेजोरिटी सपोर्ट था असेंबली में, लेकिन उनको मैसिव डिफीट हो गई है जनरल इलेक्शन में, लोकसभा में, जैसे 1977-80 वगैरह में कई बार हो जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है वो अभी मेजोरिटी में है, एटलीस्ट स्टेट में तो है ना, चलो लोकसभा के लिए नहीं भी है तो स्टेट में तो पावर में है। ऐसा 1977 और 80 में किया गया था, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन। अगेन अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है ना, यानी कि एक गवर्नमेंट जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में काम कर रही है, वो नहीं है, फिजिकल ब्रेकडाउन छोड़ के ही चले गए, अपना काम ही नहीं कर रहे, तो फिर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो उनको ही संभालने दो, ये इतना मत लगाओ। देन मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है स्टेट के अंदर, या एलिगेशन लगाए जा रहे हैं करप्शन के, तो इन कारणों पे भी आप प्रेसिडेंशियल जो रूल है वो नहीं लगाएंगे। कि फिर कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग। अगेन हमने देखा ना एसआर बोमाई केस क्या बोल रहा है कि आपको एक वार्निंग नोटिस तो देना ही होगा, आपने नहीं दिया है और तो फिर ये नहीं माना जाएगा। हम देखते हैं डिफरेंस नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में क्या क्या डिफरेंस है, फिर लास्ट में हम एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी तो ग्राउंड सबसे पहले तो देखेंगे, तो देखिए नेशनल इमरजेंसी के 3 ही ग्राउंड पे लग सकती है, वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या फिर आर्म रेबेलियन, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, स्टेट नॉट कैरिड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आर्टिकल 365 दूसरा क्या बोलता है कि वही कॉन्स्टिट्यूशन का है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि आप डायरेक्शन मानेंगे वो नहीं माने, तो अगर स्टेट ने प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माने तो वो लगा दिया जाएगा। नाउ इम्पैक्ट क्या होगा स्टेट के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे, तो हम देखेंगे स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगा वो कंटिन्यू करेगा नेशनल इमरजेंसी में फंक्शन करना। सेंटर को केवल और केवल जो कॉन्करेंट पावर है, एग्जाम्पल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वही यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा या फिर यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगेगी, तो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव माने सरकार, ठीक है, वो डिसमिस हो जाएगी, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ख़त्म ही कर दिया जाएगा। अब इसमें भी प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति होती है कि वो एडमिनिस्टर करे स्टेट को, गवर्नर के थ्रू में वो उसका काम संभालेंगे, पार्लियामेंट कानून बनाएंगी। तो एग्जीक्यूशन का काम यहाँ पर कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, और कानून बनाने का लेजिस्लेचर का काम कौन करेंगे, पार्लियामेंट करेगी।
फिर हम देखते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक लॉज, यानी कि वही शक्ति है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट पावर टू एनी अदर बॉडी, पार्लियामेंट को ही यहाँ पर सारे के सारे कानून बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट अपनी तरफ से भी कानून बना सकते हैं, उनको डेलीगेट यानी कि एक शक्ति बांट दी गई है। और वो चाहे तो, प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी और को भी दे सकते हैं, कोई और अथॉरिटी बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर कैन बी डन। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑपरेशन, नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 साल ही आप मैक्सिमम कर सकते हो। सॉरी, अब हम देखेंगे अगेन डिफरेंस हमारा चल रहा है सेंटर स्टेट के रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। सेंटर विल ऑल द स्टेट अंडरगो मॉडिफिकेशन, अगर सारी की सारी जो है मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सारी की सारी स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर के अंडर आ जाएंगी। सस्पेंड नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, बट अब उनके सारे के सारे काम सेंटर कर रहा है। ओनली द स्टेट अंडर इमरजेंसी, केवल एक ही स्टेट है वही जाएगी। यहाँ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए दोनों को, स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, 6 महीने के अंदर आगे कंटिन्यू करने के लिए दोनों को चाहिए। फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नेशनल इमरजेंसी में, येस इट इज़ अफेक्टिंग। प्रेसिडेंशियल रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई प्रभाव फंडामेंटल राइट पे नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे प्रभाव पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरकार पे प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार पे कम पड़ रहा है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये याद रखना है। रिवोकेशन खत्म कैसे करेंगे, लोकसभा भी कर सकता है, प्रेसिडेंट भी कर सकता है नेशनल को, और यहाँ पर केवल और केवल प्रेसिडेंट का रूल है, तो प्रेसिडेंट ही उसको ख़त्म कर पाएंगे। अब हम आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लास्ट इमरजेंसी के ऊपर, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका मतलब ही होता है फाइनेंशियल कंडीशन जो कंट्री की है वो अगर गुड ना हो तब हम करेंगे। आज तक हमारी कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके ग्राउंड वही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या तो खतरा आ ही चुका है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गई हूँ, देखिए नेशनल इमरजेंसी भी और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी युद्ध हो ही गया है तो ही लगेगी, नहीं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि युद्ध होने वाला है तो भी हो सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सवाल में पूछ लेंगे आपसे कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि होने वाला है, यानी कि अभी तक हुआ नहीं है बट इट कैन हैपन, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। बट दैट कैन नॉट बी सेड इन दिस केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो वहाँ पर तो नहीं बोला जाएगा। अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर खतरा है, अभी तक नहीं हुआ है, हो चुका है तभी भी लग सकता है, और खतरा है तभी भी लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट का अप्रूवल एंड ड्यूरेशन कैसे होगा, डिक्लेयर अगेन प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो सबसे पहली बात तो वही है कि देखो कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है इसका, कितने भी समय तक चलती रहेगी। बार बार कोई अप्रूवल नहीं चाहिए है कि बार बार 6 महीने में अप्रूव करो, नहीं, एक बार हो गया ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 महीने, बस एक बार जब ये लगी है उसमें 2 महीने के अंदर अंदर आप इसको अप्रूव कर दो। और मेजोरिटी भी इसमें कौन सी चाहिए, सिंपल चाहिए, यानी कि जितने लोग हैं, मान लीजिए अगेन हम देखेंगे 300 लोग प्रेजेंट थे, उसमें से 150 लोगों +1 ने यहाँ पर अगर दे दिया तो कोई टोटल हाउस से ज़्यादा नहीं छोड़ो। अगर 150 लोग भी है ना, तो उनमें से भी हम देखेंगे कि यहाँ पर 75 + 1 ने भी दे दिया है ना, तो भी चलेगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, जितने लोग हैं उतने ही कर देंगे। 100 भी हैं तो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर 50 + 1 कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ चाहिए, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरत ही नहीं है, तो सबसे आसान यही है। लोकसभा जो है डिसॉल्व है, तो प्रोक्लेमेशन को अगेन जो 30 डेज़ है पहली सीटिंग से मिलने के, उसी में, तो तीनों के लिए सेम है, आसान है। ख़त्म कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, तीनों में ही ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए है। इफ़ेक्ट इसके क्या क्या होते हैं, प्रभाव इसके क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, यस। उनकी सैलरीज या अलाउंसेज जो भी सरकार के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, उनकी सैलरीज वगैरह को कम किया जा सकता है। भाई पैसे की तो दिक्कत हो रही है ना, तो हाँ ऑब्वियसली किया जा सकता है। ऑल मनी एंड फाइनेंशियल बिल रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो वो भी किए जा सकते हैं कि स्टेट में भी। यूजुअली क्या होता है कि स्टेट में ऐसा नहीं किया जाता है, राइट, जो मनी बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए इनको किया जा सकता है। अब क्रिटिसिज्म है बहुत सारा इमरजेंसी की प्रोविजंस को लेके। एक बोलता है वायलेट्स फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट्स को तोड़ देता है। हाँ ऑब्वियसली तोड़ देता है, हमने देखा है। यूज फ्रीक्वेंटली नॉट एज मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जो बोला गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाते समय सोचा था कि जब बिल्कुल आखिरी बात हो जाएगी ना तभी हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, बट ये तो बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है, लास्ट रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बल्कि सेंटर कंट्रोल करना चाहता है स्टेट पे तो भी इस्तेमाल कर रहा था, एक समय ऐसा आ गया था, बट ऐसा अब फिलहाल नहीं है। इम्पोज्ड ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड, बात वही हो गई है। कॉम्प्राइजेज द कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है किसको, फेडरल जो स्पिरिट है उसको। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि जो फेडरलिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए, जो हमने सोच के बनाई है कि दोनों में शक्तियाँ हैं, सेंटर के पास भी स्टेट के पास भी, तो उसकी कहीं ना कहीं उसको ये तोड़ रहा है। तो ये चीज़ भी इसमें क्रिटिसिज्म में आ जाती है, इसकी बुराई में आ जाती है। अब कर लेते हैं एक बार अच्छे से क्वेश्चंस, हम सारे के सारे PYQ करते हैं, इससे रेलिवेंट जो भी आए हैं पिछले 20-22 साल में। तो सबसे पहले देखेंगे 2022 का सवाल है, कह रहा है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये इससे भी मिलता जुलता है, और ऑब्वियसली जो अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई चुकी हूँ। अरे नहीं, आप लोगों को शायद वो वीडियो नहीं मिली है, हाँ वो अपलोड नहीं हो पाई है ना, हाँ शायद अपलोड नहीं हो पाई है। तो हाँ खैर कोई नहीं, आप लोग बताइएगा इसको भी कि एक जो बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। क्या चाहिए होती है, 3 टॉपिक से मिला के आया, ठीक है, बताऊंगी चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है। इसमें क्या बोल रहा है, एक तो हमें करेक्ट बताना है और दूसरा कहना है रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन। ओके, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान को संशोधित करने के लिए जब एक बिल को प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो उनको ऑब्लिगेटरी है कि वो यहाँ पर क्या करें, अपना एसेंट दें। Okay, a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। तो देखो, एक तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, हाँ ऑब्लिगेटरी पहले नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि कैसे बना दिया गया, तो इंदिरा गांधी इसको बना देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी चाहिए है और जॉइंट सिटिंग इसमें नहीं है। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है कि ऑर्डिनरी बिलों के लिए तो आपने जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दे दिया बट नॉट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन इसलिए आई थी कि थोड़ा इजी रहता, तो आंसर होगा इसमें बी, लेकिन अब शायद आप लोगों को मीडियम मिली ही नहीं है। अब हम देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 का सवाल है, कह रहा है नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है और उसको खत्म करने की पावर नहीं है। आसान भाषा में, An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India। दोनों ही गलत है, जुडिशियल रिव्यू को आप खत्म नहीं कर सकते हो, अमेंडमेंट को बिल्कुल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कैसे नहीं कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन होगा डी, नीदर। नाउ इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब ये 2018 का क्वेश्चन है, पूछा है एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर स्टेट में क्या होगा फिर, द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, अपने आप खत्म हो जाती है, नहीं अब कितनी देर से लगातार बोल रही हूँ, सस्पेंड कर सकते हैं, चाहे तो डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं होता है। The power of legislature of that state shall be exercisable by under the authority of the parliament, तो हाँ ऐसा हो भी सकता है। आर्टिकल 19 is suspending in that state। कोई फ़र्क पड़ता है प्रेसिडेंट रूल का फंडामेंटल राइट्स पे, थोड़ी देर पहले ही समझा था, नहीं। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, हाँ अगर पार्लियामेंट चाहे तो। अब इनमें से दो में से आपको कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है वो हमारा आंसर होगा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू दैट स्टेट, अगर पार्लियामेंट शक्ति दे तो कर सकते हैं। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट में, तो ज़्यादा यही है कि प्रेसिडेंट इसमें कॉमन सा हमें दिखाई दे रहा है, राइट, तो हम इसको ज़्यादा ठीक मानेंगे। हो दोनों भी ठीक सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरी स्टेटमेंट नहीं दी, और ज़्यादा ठीक क्या है कि ये अपने आप में ठीक है, इसके लिए हमें एक कंडीशन चाहिए कि पार्लियामेंट को पहले ये करना पड़ेगा तब ये बना सकते हैं, राइट। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए था, तो ऑप्शन बी जो है इसी तरह आपको देखते हुए आगे भी बढ़ना है कि सबसे ज़्यादा ठीक कौन सा लग रहा है, फिर अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, यानी कौन सा, अगर मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया स्टेट में तो कौन सा इनमें से एक रिजल्ट नहीं होगा उसका। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट नेसेसरली, आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ना भी हो तो ठीक है। पहला हमें लग रहा है कि हाँ डिसोल्यूशन ना भी हो, सस्पेंशन हो जाए। रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, सेम ही चीज़ होगी लेकिन ये सस्पेंशन में भी रिमूव हो जाते हैं तो ये तो होगा ही होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज़, अब ये तो हमने ऐसा कुछ भी कहीं पे पढ़ा नहीं है, सो हम देखेंगे आंसर क्या होगा इसमें 1 और 3, अगेन ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2013 का सवाल है, कह रहा है कि आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। कह रहा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन लोकसभा ओनली। लोकसभा के अंदर ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अमेंडमेंट, अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हो तो। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट। कितना बेवकूफ़ बनाने का। खैर 2013 में एक्चुअली आसान सवाल आते भी थे। देखो एक तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ईदर हाउस होगा, किसी में भी आप अमेंडमेंट के लिए कर सकते हो। दूसरा ऑल नहीं होगा, हाफ होगा, आधी स्टेट का, तो डी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2007 का सवाल है, कह रहा है करेक्ट बताना और फाइनेंशियल इमरजेंसी के हिसाब से बताना है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ अनलेस, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी अगर उससे पहले, इस समय से पहले होने से पहले अगर रेजोल्यूशन जो है वो दोनों हाउस जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास नहीं किया तो। ठीक बोल रहा है। इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन ऑपरेशन इट कॉम्पिनेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ अलाउंसेज एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्टिंग विद अफेयर ऑफ यूनियन बट एक्सक्लूडेड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं कि एक्सक्लूड करना है, नहीं, वो सभी के लिए ही क्या होगा, कम कर देंगे। ऑल्दो आप ऑर्डिनरी सिचुएशन में जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उनकी सैलरी को उनके टेन्योर के समय में घटा नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं घटा सकते हो, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो फिर वो तो सब पे ही लगेगा। सो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलो आज अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सोचा तो था कि सेंटर स्टेट वगैरह भी पढ़ाऊँ, लेकिन देखती हूँ आज शाम तक ही शायद दूसरी वीडियो भी बना दूँ। एनीवे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीलिम्स में 118 दिन बचे हुए हैं, जी जान लगा दो अपना, ठीक है। चलो बाय बाय।